हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वहां पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं बिल्कुल ईवीएस का दी एंड, ईवीएस एनसीईआरटी, ईवीएस एनसीईआरटी जिसको लेकर हमारे बहुत से साथी हैं जो सीटेटी तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो एक ही वीडियो में, जी हाँ साथियों, एक ही वीडियो में सारा कुछ ईवीएस एनसीईआरटी का निचोड़ कह सकते हैं आप, सारा कुछ कराने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक क्लास को पूरा देखेंगे और पेन पेपर अपने साथ जरूर रखेंगे, क्योंकि मैंने जो है इसमें पॉइंट लिए हैं जैसा आपको दिख रहा है। तो इस तरीके के मैंने पॉइंट लिए हैं, ये हूबहू आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मैं समझाता हुआ चलूँगा किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और आपको किस तरीके से जो है अपने आंसर को उसमें करना है। ठीक है, बिल्कुल। जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर सीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या है इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। बिल्कुल सीटेट की तैयारी वही कराई जाएगी आपकी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या है कारगर है, फालतू का कुछ भी नहीं कराया जाएगा। ये वीडियो अगर आपने देख ली तो एनसीईआरटी का पोर्शन आप जो है कवर करने वाले हैं पूरा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे। और इसके बाद में साथियों एक बार जो है आप क्वेश्चन की सीरीज लगा लेंगे और इसके द्वारा आपका जो है मैं बता रहा हूँ 15 से 15 नंबर पूरे आने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आप जो है 15 नंबर आपके जो ईवीएस एनसीईआरटी का पोर्शन होता है पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला पॉइंट के द्वारा मैंने जो है इसमें कराने की कोशिश करी है। इसे पढ़ने के बाद में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ईवीएस के लिए। ठीक है, चलिए। लिंग हु फैन एक व्यंजन होता है जो कि यहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है हांगकांग का। ठीक है, ये एक पकवान है और जो किससे बनाया जाता है, आपके सांप के मांस से बनाया जाता है। सबसे पहले हमने यही लिया है। ठीक है, कि क्वेश्चन आएगा कि लिंग हु फैन कहाँ का पकवान है, तो आप बताएंगे हांगकांग का। कहाँ का? हांगकांग का। लिंगू फैन किसके द्वारा बनाया जाता है, तो सांप के मांस से बनाया जाता है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, समझ गए होंगे अब आप। लिंगहू फैन कहाँ का पकवान है, प्रसिद्ध पकवान है, तो हांगकांग का। किसके द्वारा बनाया जाएगा, आपका सांप के द्वारा बनाया जाएगा, सांप के मांस के द्वारा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले पॉइंट की कि टैपियोका ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि टैपियोका कहाँ पर उगाया जाता है, तो बताएंगे केरल में, और कहाँ पर, जमीन के नीचे। ठीक है, ये बात समझ गए। बात करेंगे अगले पॉइंट की कि लुई ब्रेल कहाँ, देखिए फ्रांस ने लुई ब्रेल थी, ये कहाँ की थी, आपके फ्रांस की थी। इन्होंने क्या है, ब्रेल लिपि की खोज की। ठीक है, आप क्वेश्चन आ जाएगा ब्रेल लिपि की खोज किसने की, तो लुई ब्रेल ने की थी। कहाँ के निवासी हैं, फ्रांस के। ठीक है, और ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं पर, ब्रेल लिपि जो है कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो आप कहेंगे 6 बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर आधारित है। कहीं का मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं आपको एनसीईआरटी और प्लस पेडागोजी नाम से सीरीज स्टार्ट करिए, उसमें मैं सारा कुछ कराने वाला हूँ। ये मैंने बिल्कुल निचोड़ वाली क्लास ली है ईवीएस एनसीईआरटी के लिए, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें मैंने करा रखा है, उसमें क्वेश्चन में जो है 8 बिंदुओं पर दे रखा है और 6 बिंदुओं पर दे रखा है, तो 6 बिंदु आप लगाएंगे। ठीक है, कि लुई ब्रेल ने क्या करा है, ब्रेल लिपि का जो है क्या करा, खोज किया, और कितने बिंदुओं पर आधारित थी, 6 बिंदुओं पर आधारित थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, कागज़ पर क्या है नुकीले औजार या उससे जो है इस तरीके से बनाया जाता है, जिससे क्या है, ये लुई ब्रेल देखिए किस पे जो कहा गया था, किस पे करा गया था, किसके लिए जो किया गया था, तो लुई ब्रेल थी जिनकी जो क्या है आँख में कील लग गई थी, इस तरीके से आप बताएंगे। तो उन्होंने प्रयोग किया था, इन्होंने क्या करा था, एक कागज़ शीट थी उस पर क्या है औजार से लिखना शुरू करा था। उभरे हुए अक्षरों में ये आपको देखने को मिलती है, लेकिन उसमें उन्होंने गाड़ कर उसमें अक्षर बनाए थे जिससे हाथ फेर कर जो है बच्चा उसमें पढ़ ले। ठीक है, तो लुई ब्रेल में यही विधि अपनाई जाती है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो ब्रेल लिपि आपको समझ गए होंगे, जो बच्चे अंधे होते हैं उनके लिए जो है इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ये 6 बिंदुओं पर आधारित है, ये सारी बात समझ गए होंगे। कहाँ के निवासी थे, फ्रांस के। ठीक है, बात करें अगले पॉइंट की, असम में बहुत बारिश के चलते घर जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं।
इन्हें बांस के खंभों पर बनाते हैं, ठीक है। असम में क्वेश्चन आ जाए, ऐसी कौन सा स्थान है जहाँ पर घर जो है ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं, तो असम बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर 10 से 12 फुट क्या है ऊंचे घर बनाए जाते हैं, बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो बताएंगे असम में, ठीक। ऐसे कौन सा राज्य है जहाँ पर क्या है बहुत अधिक बारिश होती है, तो असम बताएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल समझ लेंगे। बात करेंगे अगले पॉइंट की कि मनाली में पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, घरों से संबंधित मैंने लिया है इसमें कि मनाली ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर घर जो है पत्थर या लकड़ी के बनाए जाते हैं, तो मनाली बताएंगे। अगले पॉइंट की मैं बात करूँ, राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, ठीक है। मिट्टी के घर होते हैं और इनकी दीवार मोटी होती हैं और छत पर कटीली झाड़ियाँ होती है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर दीवारें मतलब घर की दीवारें मोटी, छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है और तथा घर मिट्टी के बने होते हैं, तो राजस्थान बताएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है आपका। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगले पॉइंट की देखिए क्या है कि जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं, इसमें बादाम आदि डाले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर चाय को कहवा कहते हैं, तो जम्मू कश्मीर बताएंगे। क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर बताएंगे। और इसमें क्या है, बादाम आदि डाले जाते हैं, ठीक है। ये समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की बात करूं कि बल्लम एक लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है, ठीक है। बल्लम किसे कहते हैं? जो लकड़ी से बनी होती है छोटी नाव, उसको बल्लम कहते हैं, ठीक है। और यह कहाँ पर मिलती है? आपको केरल में मिलती है। क्वेश्चन आता है कि बल्लम नाम की नाव कहाँ पर मिलती है? केरल में मिलती है, ठीक है। ये छोटी होती है, ठीक है। समझ गए होंगे बात। चलिए बात कर लेते हैं खान पान से और हाथी के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, एक हाथी दिन में कितना 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। क्वेश्चन आपका आया हुआ है। एज इट इज़ पॉइंट आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप जो है समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन आ जाए कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है? तो 100 किलोग्राम। कितने? 100 किलोग्राम। समझ गए होंगे। क्वेश्चन आ जाए कि एक दिन में हाथी कितने घंटे सोता है? तो 2 से 4 घंटे सोता है। एक दिन में हाथी कितने कितने घंटे सोता है? तो केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ होती हैं और एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। 10 से 15 साल तक के हाथी ही झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि जो क्या है हाथियों का नेतृत्व करता कहेंगे तो वो क्या होती है? बुजुर्ग हथनी होती है सबसे बड़ी, ठीक है। जो झुंड की क्या होगी? नेता होगी। और ये जो हाथी हैं अपने झुंड में 10 से 15 साल तक ही जो है रहते हैं, उसके बाद झुंड को छोड़ देते हैं और अपने अकेले रहने लगते हैं, ठीक है। तो हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग जो होगी हथनी, वही झुंड की क्या होगी? नेता होगी, ठीक है। ये कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम पत्तियाँ तथा झाड़ियाँ खा लेते हैं, ठीक है। बात करेंगे, देखिए खेजड़ी नाम से क्या है, खेजड़ी का एक पेड़ होता है, ठीक है। खेजड़ी नाम का एक पेड़ होता है और ये कहाँ पर मिलता है? आपको राजस्थान में मिलता है। कहाँ मिलता है? राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलती हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे कि राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव है, एक खेजड़ी गांव है, वहाँ पर मिलते हैं क्या? खेजड़ी के पेड़, ठीक है। क्या है? खेजड़ी के पेड़। और ये वहाँ का क्या है? राज्य वृक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। वो आपका राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है, ठीक है। तो और यहाँ के लोग क्या होते हैं? देखिए बिश्नोई होते हैं। यहाँ के लोग जहाँ खेजड़ी पेड़ पाया जाता है, खेजड़ी गांव है, खेजड़ी का पेड़ है, खेजड़ी गांव है, वहाँ जो लोग रहते हैं उनको बिश्नोई कहते हैं, ठीक है। कहाँ कहते हैं? बिश्नोई कहते हैं। और यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। बात समझ गए होंगे। दोबारा पॉइंट दिखा देता हूँ। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, ठीक है।
खेजड़ी नाम का पेड़ होता है, वो राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलते हैं और यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ काटना निषेध है, ये बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर शिकार करना व पेड़ काटना निषेध है, तो बताएंगे जोधपुर। देखिए जोधपुर आ सकता है, राजस्थान आ सकता है, या खेजड़ी जगह आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अगले मैं पॉइंट की बात करूं कि खेजड़ी का पेड़ यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। खेजड़ी का पेड़ होता है, खेजड़ी का, वो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है और इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा वृक्ष है या पेड़ है जिसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो खेजड़ी का पेड़, ठीक है। इसकी छाल दवाई के काम आती है। क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे पानी की कम आवश्यकता होती है तथा उसकी छाल दवाई के काम आती है, तो खेजड़ी का पेड़ है। और इसकी लकड़ियों को क्या करते हैं, कीड़ा नहीं लगता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा कौन सा वृक्ष है, पेड़ है जिसकी छाल से दवाई बनाई जाती है तथा इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, तो खेजड़ी का पेड़ लगाएंगे। और इस पेड़ की फलियों को और सब्जियों को क्या करते हैं, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। खेजड़ी का पेड़ है, उसके पेड़ की फलियां हैं, उनकी सब्जी बनाई जाती है। और ये कौन से लोग करते हैं, बिश्नोई लोग करते हैं, ये बात समझ गए होंगे। बात करेंगे चींटियों के बारे में कि सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और मजदूर चींटी बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती हैं। ये बात समझ गए होंगे कि कह सकते हैं इसमें क्वेश्चन आ जाए कि सभी चींटियों में क्या है, ऐसे कौन सा मतलब चींटियों में क्या होता है कि काम बटा होता है, ठीक है। और सिपाही चींटी कहाँ का ध्यान रखती हैं, आपके बिल का ध्यान रखती है, क्वेश्चन आ जाता है। और सबसे देखिए इसमें जो प्रसिद्ध मतलब जो है इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि भोजन ढूंढ कर लाती हैं मजदूर चींटियाँ। उसके बाद में ये पॉइंट है कि मधुमक्खियाँ, दीमक और ततैया भी इसी तरह के कार्य करती हैं, ठीक है। मतलब इनमें जो कह सकते हैं एक रानी मक्खी होती है, चींटी में एक रानी चींटी होती है, दीमक में भी ऐसी होता है, ततैया में भी होता है, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे। और जो मजदूर होते हैं मतलब मजदूरी कह सकते हैं उसमें, तो वो क्या करती हैं, भोजन ढूंढ कर लाती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब मधुमक्खी की बात कर रहे थे तो मधुमक्खियों के बारे में जान लेते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। क्वेश्चन आ जाए कि मधुमक्खियों के अंडे देने का मुख्य समय कौन सा होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खियाँ कौन से महीने में अंडे देती हैं, अक्टूबर से दिसंबर, ये बात समझे होंगे। अतः यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित माना जाता है। ऐसा कौन सा समय है जो मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित माना जाता है, तो अक्टूबर से दिसंबर बताएंगे, ठीक। गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गोवा से केरल के रेल के रास्ते में कितनी सुरंगें तथा कितने पुल हैं, तो 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं, ठीक है, समझ आएंगे। बात करें अगले पॉइंट की कि मलयालम में बलियम्मा किसको कहा जाता है। देखिए माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहा जाता है, माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहा जाता है। और अम्मूमा किसको कहा जाता है, अम्मूमा नानी को कहा जाता है। अम्मूमा किसको कहा जाता है, नानी को कहा जाता है। साथियों क्वेश्चन आ जाए, बलियम्मा मलयालम भाषा में बलियम्मा किसको कहा जाता है, तो माँ की बड़ी बहन मतलब मौसी को क्या कहा जाता है, बलियम्मा कहा जाता है। और नानी को क्या कहा जाता है, अम्मूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्मूमा कहा जाता है, ठीक है। बात करेंगे गांधी धाम कहाँ पर, देखिए तो गांधी धाम अहमदाबाद में, वलसाड ठीक है जगह है गुजरात में है, ठीक है। बात समझिए, गांधी धाम कहाँ है आपके, अहमदाबाद में, और वलसाड गुजरात में है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड कहाँ है सर साथियों, केरल में है। कोझिकोड कहाँ है, केरल में है। गांधी धाम कहाँ है, गुजरात में है। और अहमदाबाद और क्या है, वलसाड गुजरात में है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात कर लेते हैं, पॉइंट आपका जो है इम्पोर्टेंट है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। क्वेश्चन आ जाए कि वेट लिफ्टर कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, ठीक है, 3 ऑप्शन होंगे, इसमें एक कर्णम मल्लेश्वरी सही होगा कि वेट लिफ्टर कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी।
ये कहाँ की रहने वाली थी? आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, ठीक है। और इन्होंने क्या करा था? इन्होंने 130 किलोग्राम वजन उठाया था, ठीक है। इन्होंने क्या करा था? 130 किलोग्राम वजन उठाया था। और ये भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं, ठीक है। समझ गए होंगे कि कर्णेम मल्लेश्वरी कौन थी? एक वेट लिफ्टर थी। इन्होंने 130 किलोग्राम वजन तक उठा लिया था और ये भारत के बाहर क्या है? 29 मेडल जीत चुकी हैं, ठीक है। समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश के कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि कचनार के फूलों की सब्जी कौन से राज्य में बनाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश। समझे नहीं बात साथियों? कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से सब्जी बनाई जाती है और केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। ये बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन आ जाए सहजन के फूलों की सब्जी कौन से राज्य में बनाई जाती है? तो महाराष्ट्र बताएंगे। केले के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? केरल में बनाई जाती है। कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। बात करेंगे गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से फूलों से रंग बनते हैं? तो गुलदावरी और जीनिया से, ठीक है। जिससे क्या है? कपड़े रंगे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए ऐसे कौन से फूल हैं जिनसे कपड़े रंगे जाते हैं, मतलब उनका रंग बनाकर कपड़े रंगे जाते हैं? तो गुलदावरी और जीनिया। बात समझ गए होंगे। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। बात समझेंगे। बिहार में एक मधुबनी नाम का ज़िला है। वहाँ पर त्योहारों के दिन घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल को घोल कर बनाए जाते हैं। यहाँ पर हल्दी भी आ सकता है, ठीक है। तो मधुबनी नाम का एक ज़िला है, वहाँ पर कोई भी त्यौहार होगा तो वहाँ पर क्या किया जाता है? दीवारों पर चित्र बनाया जाता है। और ये चित्र में जो कलर यूज होता है वो किस चीज़ में बनाया जाता है? कि चावल में रंग घोलकर जो है बनाया जाता है, उससे जो है चित्र बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन भी आया था कि मधुबनी जिला कहाँ है? तो बिहार बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? कोई भी त्यौहार होता है उसमें क्या है? उस उपलक्ष्य में क्या करा जाता है? दीवारों पर चित्र बनाया जाता है। और ये क्या है? चावल के पिसे हुए घोल में रंग डालकर इसमें जो है बनाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जिला जो है कन्नौज, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका इत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ जाए इत्र के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अब इसमें कन्नौज जिला अंदर दे रखा है तो ठीक है। अगर आ जाए ऐसे ही डायरेक्ट के इत्र के लिए कौन सा जिला है? तो कन्नौज जिला। अगर आ जाए इत्र के लिए कौन सा राज्य? तो उत्तर प्रदेश आ जाता है अंदर, ठीक है। ज़्यादातर जिला से पूछा कन्नौज जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर क्या चीज़ प्रसिद्ध है? तो इत्र के लिए, ठीक। इस तरीके से समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा साथियों, ध्यानपूर्वक आप समझते चलेंगे। अगर हाँ आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत आपके लिए मेहनत की गई है तो एक बार लाइक कर दीजिए। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार अपने सभी साथियों तक एक बार क्या करेंगे? शेयर कर देंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट देखें कि मिट्टी में गोबर मिलाकर ज़मीन पर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। क्वेश्चन आ जाए ऐसी कौन सी विधि है जिसमें मिट्टी में जो है कीड़ा नहीं लगता? तो गोबर मिलाकर आप लीपेंगे तो उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। नीम और कीकर की लकड़ियाँ पर दीमक नहीं लगती। क्वेश्चन आ जाए ऐसी कौन सी लकड़ियाँ हैं जिनमें दीमक नहीं लगती? तो नीम और कीकर है, ठीक है। क्या है? नीम और कीकर है। क्वेश्चन आ जाए गाजी खान, यह स्थान है कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन आ जाए गाजी खान स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में है। और सोहना गांव कहाँ है? आपका हरियाणा में है। क्वेश्चन देखिए जगह से आ जाता है। क्वेश्चन आए गाजी खान स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में। और सोहना गांव कहाँ? आपका हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। और बेलबनिका गांव कहाँ? आपका कर्नाटक में है। क्वेश्चन देखिए स्थान से आ जाता है कि सोहना गांव कहाँ? आपका हरियाणा में है। और गाजी खान स्थान कहाँ? आपका पाकिस्तान में है। और बेलबनिका गांव कहाँ? आपका कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए तो गीजू भाई बधेका के बारे में बात करेंगे। गीजू भाई बधेका एक क्या थे? आपके लेखक हैं। गीजू भाई बधेका क्या है? एक लेखक हैं। और ये कहाँ रहते हैं? आपके गुजरात में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गुजरात में रहते हैं। वे बच्चों के स्तर की मज़ेदार कहानियाँ और पत्र लिखते हैं। गीजू भाई बधेका कहाँ के लेखक हैं? आपके गुजरात के। और ये बच्चों के लिए क्या करते हैं? मज़ेदार कहानियाँ और पत्र लिखते थे, ठीक है। बात समझ में
बात करें देखिए कलचिड़ी, जिसको इंडियन रोबिन बोलते हैं, ये क्या करती है, आपके पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। क्वेश्चन आ जाए ऐसी कौन सी चिड़िया है या ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है, तो आप बताएंगे कलचिड़ी, या फिर उसमें इंडियन रोबिन भी देखने को मिल जाएगा। तो घोंसला किस किस चीज़ से बना होता है, घोंसला घास से बना होता है और उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। ठीक है, ये भी आ जाता है कि जो है कलचिड़ी जो होती है इंडियन रोबिन जिसको बोलते हैं, वो पत्थरों के बीच अपना घोंसला किस किस चीज़ों से बनाती है, तो बताएंगे पौधों के ऊपर की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब से क्या है वो अपना घोंसला तैयार करती है। ये बात समझ लेंगे। कोए के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए लोहे के तार और जो है लकड़ी की शाखाएं भी उसमें होती है। और एक पॉइंट ये है कि कोयल अपने अंडे कोए के घोंसले में देती है। ठीक है, कोयल अपने अंडे कोए के घोंसले में देती है। क्वेश्चन आ जाए ऐसा कौन सा पक्षी है जो कोए के मतलब अपने अंडों के साथ साथ दूसरों के अंडों को भी पालता है, तो कौवा बताएंगे। और ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपने अंडों को दूसरे के घोंसले में देते हैं, तो कोयल बताएंगे। ठीक है, फाख्ता की बात करूं तो फाख्ता एक कैक्टस के कांटों के बीच अपना या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि मेहंदी की मेड़ तथा कैक्टस के कांटों के बीच कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो फाख्ता बताएंगे। ये बात समझ गए होंगे। बात करें गौरैया कभी भी घोंसला, गौरैया है वो कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, और कबूतर भी ऐसा ही घोंसला बनाते हैं। ठीक है, वह भी अलमारी के ऊपर या आपके जो अलमारी के जो है आईने के पीछे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि गौरैया कहाँ अपना घोंसला बनाती है, तो अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे। ठीक है, इसी तरीके से कबूतर का भी पूछा जा सकता है। बसंत गौरी की बात करें तो बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। क्वेश्चन आ जाए ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अपने अंडे को रखती है, तो बसंत गौरी बताएंगे। क्या कहेंगे, बसंत गौरी कहेंगे। ठीक है, दर्जन चिड़िया की बात करें तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। क्वेश्चन आ जाए ऐसी कौन सी चिड़िया है जो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसमें बनी थैली में अपने अंडों को देने के लिए तैयार करती है, तो दर्जन चिड़िया बताएंगे। क्या बताएंगे, दर्जन चिड़िया बताएंगे। ठीक है, चलिए शक्कर खोरा की बात करें तो शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। बात समझेंगे। क्वेश्चन आ जाए कि पेड़ की टहनी, ठीक है, पेड़ की टहनी जो है या झाली है, झाड़ी की डाली है, उस पर लटकता घोंसला कौन बनाता है, तो शक्कर खोरा बताएंगे। और इस घोंसले में देखिए क्या क्या बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के टुकड़े आदि से बना होता है। ठीक है, तो शक्कर खोरा देखिए छोटे पेड़ या फिर झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाएगा। इसमें क्या क्या शामिल होगा, आपका बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़े के टुकड़े आदि से बना होता है। ठीक है, और पेड़ पर लटकता घोंसला ये बनाएगा, कौन बनाएगा, शक्कर खोरा बनाता है। ठीक है, बात करूं देखिए बीबर पक्षी की, तो बीबर पक्षी में सभी नर बीबर अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो अच्छा लगता है उसमें अपने अंडे देती है। ठीक है, बात समझ गए होंगे कि नर बीबर जो है वो घोंसला बनाता है और मादा बीबर उसका निरीक्षण करती है और जो अच्छा लगता है उसी में क्या करती है, अपने अंडे देती है। ठीक है, बात करें देखिए गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और पत्तों को काटने के लिए, घास को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि पत्तों को काटने तथा घास को चबाने के लिए गाय के कौन से दांत होते हैं, तो चपटे होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब दांतों की बात कर रहे हैं तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने के काम आते हैं। ठीक है, क्या है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने के काम आते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बात करेंगे सांप के दांत होते हैं, सांप के दांत होते हैं और 2 दांत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सांप के 2 दांत होते हैं
और नुकीले भी होते हैं। यह क्या करते हैं, अपने शिकार को चबाता नहीं है, ठीक है। ये दांत के द्वारा जो है उसमें जहर को डालता है, ठीक है, प्रवेश मतलब जो उसमें हो जाता है, ठीक है। तो सांप के 2 दांत होते हैं, ठीक है, वो नुकीले होते हैं और ये अपने शिकार को कभी भी चबाता नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे। बात करें गिलहरी के दांतों की, तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटना और कुतरने के कारण उनके दांत जो है घिसते रहते हैं। इसमें चूहा भी आप लिख सकते हैं, चूहा भी सेम यही कार्य करता है, वो कुतरता रहता है, ठीक है। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो वो किस कारण वो जो है बढ़ते रहते हैं, तो उसके दांतों को किस तरीके से जो है वो करा जाता है, तो दांतों से वो क्या करती है, काटती रहती है, कुतरती रहती है, इसलिए उसके दांत जो है बढ़ते नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ यही चूहा के में आएगा। तो नालमंडा की बात करें तो नालमंडा देखिए कहाँ, आंध्र प्रदेश में है, और बाजार गांव महाराष्ट्र में, ठीक है। क्या है, बाजार गांव कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में है। नालमंडा कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में है, और बाजार गांव कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में है, ठीक है। बात करेंगे देखिए कफ परेड मुंबई में एक जगह का नाम है, ठीक है। क्या है, कफ परेड मुंबई में एक जगह का नाम है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, एक पेड़ पाया जाता है जिसे रेगिस्तानी ओक कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब इसके बारे में देखिए जान लीजिए, क्या है, यह बहुत लंबा होता है और अपने तने के अंदर पानी भर लेता है, ठीक है। बात समझेंगे, रेगिस्तानी ओक पेड़ होता है, वो अपने तने के अंदर पानी एकत्रित कर लेता है। ये कहाँ पाया जाता है आपका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे बिहू त्योहार आपका कहाँ है। देखिए बिहू त्योहार आपका असम में पाया जाता है। बिहू त्योहार आपका कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। और ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है, ठीक है। क्या है, ये बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है आपका, असम में मनाया जाता है। किस पर्पज से मनाया जाता है, किस कारण मनाया जाता है, तो क्या है, चावल की फसल को कटने के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। इस त्योहार पर बिहू नृत्य भी होता है, ठीक है। बिहू नृत्य होता है, बात समझ गए होंगे। कहाँ पर होता है आपका, असम में होता है। किस कारण होता है, चावल की फसल कटने पर, ठीक है। चलिए बोरा और चेवा चावल के 2 प्रकार हैं, बात समझेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका आता है कि बोरा और चेवा चावल आपका कहाँ पर पाया जाता है या खाया जाता है, तो आप असम बताएंगे, ठीक है। चावल इसमें 2 प्रकार का बनाया जाएगा, इस बोरा और चेवा, ठीक है। तो कहाँ पर आपका पाया जाएगा, असम में। क्वेश्चन आ जाए। और मुख्तारपुर गांव कहाँ आपका, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, मुख्तारपुर गांव कहाँ आपका, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। कहाँ पर, पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर एक क्या है, मुख्तारपुर गांव पाया जाता है, ठीक है। पोचमपल्ली की ही बात करें तो पोचमपल्ली जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, पोचमपल्ली जिले में जो है ज़्यादातर परिवार किस चीज़ माने जाती हैं, तो बुनकर के माने जाती हैं, ठीक है। इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से ही जाना जाता है। जो बुनकर होते हैं, जो बुनाई करते हैं, उनको उसको भी क्या करते हैं, पोचमपल्ली नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। चलिए मलयालम में देखिए चिटप्पन किसको कहा जाएगा, चिटप्पन किसको कहा जाएगा, चाचा को। और कुंजुम्मा किसको कहा जाएगा, चाची को। क्या कहा जाएगा, चिटप्पन किसको कहा जाएगा, चाचा को। और कुंजुम्मा किसको कहा जाएगा, चाची को कहा जाएगा, ठीक है। ये बात समझ होंगे। अम्मुआ मैंने बता दिया, नानी को कहा जाएगा, ठीक है। बात समझ होंगे, चिटप्पन चाचा को, कुंजुम्मा चाची को कहा जाएगा, ठीक है। आबू धाबी में रुपए को दिरहम बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि आबू धाबी की मुद्रा क्या है आपकी, दिरहम है। क्या है, दिरहम है। क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि आबू धाबी की मुद्रा क्या है आपका, दिरहम लगाएंगे। चींटियों की बात करें कि चींटियां सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। इसी तरीके मच्छर जो होता है, मच्छर हमारे पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो बात समझ गए होंगे कि जो मच्छर होते हैं वो हमारे किस चीज़ से हमें ढूंढ लेते हैं, तो हमारे तलवे की, जो हमारे पैर के तलवे हैं उसकी गंध से, या फिर हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। इसी तरीके से चींटियाँ भी एक दूसरे को क्या कर सूंघकर जो है महसूस कर लेती हैं और जो है उसी के साथ साथ चलने लगती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि चींटियाँ लाइन से चलती हैं, वो क्या है, एक गंध छोड़ती चलती हैं
और दूसरी चींटी उसको सूंघकर उसके साथ साथ चलती रहती है। सांप की बात करें कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन से ही सुनते हैं, ठीक है। तो सांप के कोई भी कान नहीं होते हैं, ये केवल क्या है, कंपन से उस चीज़ को महसूस कर लेते हैं, सुन लेते हैं, ठीक है। जैसे एक सपेरा है, वो बीन बजाता है तो केवल उसके इशारों पर नहीं नाचता है, वो जो है उसके कंपन पर क्या है, उसको नाचता रहता है, ठीक है। नाचने की नहीं कह सकते, उसमें जो है कंपन पर जो है इस वो इधर उधर जो है अपने आप को घुमाता रहता है। बात करेंगे बाघ की, कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो क्वेश्चन आया है, ऐसा कौन सा जानवर है जो सामान्य मनुष्य से 6 गुना अधिक देख लेता है? तो आप बताएंगे बाघ, ठीक है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांपती हैं और बाधा को क्या करती हैं, देख लेती हैं, और इसका गुर्राना क्या है, 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बात समझेंगे कि अंधेरे में कौन सा जानवर हमसे 6 गुना तक अधिक देख लेता है? तो बाघ बताएंगे। और इसकी मूंछें जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो कंपन या फिर कोई भी एक घटना हो उसको क्या करती हैं, भाप लेती हैं। और इसकी गुर्राहट जो गर्जना है उसको 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ये बात समझ लेंगे। जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले में देख सकते हैं, ये बात समझ लेंगे। क्वेश्चन आ जाए कि जानवर जो है किसी भी चीज़ को किस किस रंग में देखा जा सकता है जानवर के द्वारा? तो सफ़ेद और काले में देखा जा सकता है, ठीक है। स्लॉथ की बात करें, इससे क्वेश्चन आता है, तो स्लॉथ ये भालू जैसा होता है, ये बात समझ लेंगे। और ये दिन में करीब कितने घंटे? 17 घंटे पेड़ों पर उल्टा सर लटका कर सोते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, ऐसे कौन सा जानवर है जो पेड़ पर 17 घंटे तक उल्टा लटका रहता है, ठीक है, या उल्टा लटक कर सोता रहता है? तो क्या बुलाएंगे, स्लॉथ बुलाएंगे। और कह दे कि ये भालू जैसा दिखता है, तब भी आप स्लॉथ बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा जानवर है जो भालू जैसा दिखता है और करीब 17 घंटे तक उल्टा पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता रहता है? तो क्या बताएंगे, स्लॉथ बताएंगे। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपने जो है जीवन यापन करते रहते हैं, ठीक है। क्या है, स्लॉथ जो है जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्तों को ये क्या करता है, खाता रहता है, ठीक है। और जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेता है तभी ये क्या करता है, पास के दूसरे पेड़ पर जाता है, ठीक है। स्लॉथ जो है 17 घंटे उल्टे लटक कर क्या है, सोता रहता है। और ये क्या करता है, आप जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्तियों को खाता रहता है, और जब तक कि उस पे सारे पत्ते खत्म ना हो जाएं तब तक वह दूसरे पेड़ पर नहीं जाता। और यह लगभग 40 वर्ष तक अपने क्या है, पूरे जीवन में जीता रहता है। और लगभग मान के चलें 8 पेड़ों पर यह घूम पाते हैं, ठीक है। 8 पंजे चाले आप समझ सकते हैं। तो 8 पेड़ों पर यह क्या कर पाते हैं, अपना पूरा जीवन बिता पाते हैं, ठीक है। तो लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूम पाते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे बात करें अगले पॉइंट की, कि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना। देखिए ये बता दूं कि उत्तराखंड में क्या है, आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कहाँ है? उत्तराखंड में क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और राजस्थान में आपका भरतपुर ज़िले में घाना पक्षी विहार है, ठीक है। क्या है, घाना पक्षी विहार है, ठीक है। और इस जगह पर क्या है, शिकार करना मना माना गया है, ठीक है। उत्तराखंड में क्या है, आपका क्वेश्चन आ जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आप उत्तराखंड बताएंगे। या आ जाए घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? आपका भरतपुर ज़िले में है। कहाँ पर? राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। यहाँ पर जो है शिकार पर बैन लगाया गया है या मना किया गया है, ठीक है। सपेरों की एक जाति है, इसको क्या कहते हैं, कालबेलिया कहेंगे। सपेरों की एक जाति है, उसको क्या कहेंगे, कालबेलिया कहेंगे, ठीक है। नाग गुम्फन, यह एक रंगोली होती है जो दीवारों पर सजाने के लिए कहाँ पर? आपके सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है, ठीक है। एक नाग गुम्फन है, यह एक रंगोली होती है, ठीक है, रंगोली होती है जिसका नाम नाग गुम्फन है। ये दीवारों को सजाने के लिए जो है प्रयोग की जाती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए, तो सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में ये आपकी जो है प्रयोग की जाती है, ठीक है। बात करें, देखिए कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि कितने प्रकार के जहरीले सांप
हमारे देश में पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से नाम जान लेंगे, देखिए नाग है, करैत है, दुबैया है, औफाई है। 4 प्रकार के आपके जो है सांप पाए जाएंगे जहरीले। कौन कौन से, नाग, करैत, दुबैया, औफाई। ये क्वेश्चन सब आते हैं एग्जाम में आपके। सांप जब काटता है तो 2 खोखले, मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था, 2 खोखले जहर के वाले दांत होते हैं। व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है, उसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। और उस व्यक्ति को तुरंत जहर के असर को कम करने के लिए एक सीरम नाम की दवा होती है, जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है। दोबारा समझेंगे, देखिए सांप जब काटता है तो किस द्वारा काटेगा, अपने खोखले जहर वाले दांतों से वह व्यक्ति के शरीर में क्या करता है, जहर को पहुंचाता है। और जहर के असर को क्या कम करने के लिए एक दवाई बनाई जाती है जिसको सीरम कहते हैं। और वह सीरम नाम की दवा भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये बात समझ गए होंगे कि सीरम नाम की दवा जो है किस चीज़ से बनाई जाती है, तो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप काटने पर उसका असर कम करने के लिए कौन सी दवा प्रयोग में लाई जाती है, तो सीरम। सीरम किस चीज़ से बनाई जाती है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। समझ गए होंगे बात। तो नेफेंथीस एक पौधा है, ये कहाँ पाया जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया में। आपने समझा, रेगिस्तानी ओक भी पाया जाएगा, नेफेंथीस भी पाया जाएगा, और यह इंडोनेशिया में भी पाया जाएगा। नेफेंथीस पौधा जो है आपका इंडोनेशिया में पाया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। और भारत के कहाँ पाया जाएगा, मेघालय राज्य में भी पाया जाएगा। ठीक है, बात समझिए। नेफेंथीस पौधा जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, और इसका देखिए जो प्रयोग, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आता है कि एक पौधा है जो कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है, और यह इंडोनेशिया इसका नाम दे देगा, या फिर मेघालय दे देगा, या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो आप नेफेंथीस बताएंगे। क्या बताएंगे, नेफेंथीस। या क्वेश्चन आ जाए नेफेंथीस पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय। या आ जाए ऐसा कौन सा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों या छोटे जीवों का शिकार करता है, और ये इंडोनेशिया में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, नाम बताइए पौधे का, तो नेफेंथीस। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। बात करें देखिए पॉइंट की, स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में बेल क्रो बनाया। ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे कि जॉर्ज मेस्ट्रल कहाँ के थे, आपके स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने क्या करा था, 1948 में बेल क्रो नाम बनाया। क्या है, बेल क्रो बनाया। यह जूतों और कपड़ों आदि पर लगाई जाती है। ठीक है, ये चुपकन जिसे बोलते हैं आप जो है, तो ये किसने बनाया था, आपका जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया था। कितने सन में बताया था, 1948 में बनाया था। जिसको क्या बोलते थे, बेल क्रो बोलते थे। ये कहाँ के निवासी थे, आपके स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, चलिए। मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए। क्वेश्चन आ जाए कि जो है मिर्च को कौन से व्यापारी जो है भारत लाए थे, तो आप बताएंगे दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है, पुर्तगाल देश के व्यापारी थे, दक्षिण अमेरिका से क्या करे थे, भारत लाए थे किसको, मिर्च को। ठीक है, तो आप बात समझ गए होंगे आपकी। देखिए मतलब कोई भी सब्जी है उससे क्वेश्चन आ जाता है कि मिर्ची को कहाँ से लाया गया है, तो आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, और पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे दक्षिण अमेरिका से भारत। ठीक है, मिर्ची। अब इसी तरीके से और बात कर लेते हैं, देखिए सब्जियों से, या कोई भी मतलब जो है कोई भी व्यक्ति आया है कहीं से, जैसे यहाँ पर हम बात करें कि भिंडी कहाँ से आई है, आपकी अफ्रीका से आई है। क्वेश्चन आ जाता है कि भिंडी को कहाँ से लाया गया, तो अफ्रीका से। यूरोप से आपका गोभी आया है। ठीक है, यूरोप से गोभी आई है। और मटर आई कहाँ से, चीन से। ठीक है, और चीन से सोयाबीन भी आई है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए सोयाबीन के जो है, सोयाबीन कहाँ से लाया गया, तो चीन से। ठीक है, मटर कहाँ से आई है, चीन से। ठीक है, ये चीज़ें समझेंगे, क्वेश्चन आपका इससे बनता ही है। भिंडी आपकी कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है। यूरोप से क्या है, आपका गोभी आई है। मटर आई चीन से। ठीक है, और सोयाबीन भी आई है। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। अब बात करें, देखिए अलबरूनी कहाँ के, देखिए अलबरूनी कहाँ से था आपका, देखिए उज्बेकिस्तान से। ठीक है, क्वेश्चन आता है अलबरूनी कौन था। ठीक है, और अलबरूनी कहाँ से आया था, तो अलबरूनी कहाँ का था आपका, उज्बेकिस्तान से। ठीक है, अब इसने क्या क्या करा, इसके बारे में हम जान के देखिए बात कर लेते हैं। तो घड़सीसर नाम का एक क्या था, तालाब था, जिसका नाम क्या था, घड़सीसर था, एक तालाब था। ये कहाँ था आपका, जैसलमेर के राजा थे, वो कौन थे, घड़सी।
ठीक है। उन्होंने क्या करा था, इसका निर्माण कराया था, किसका, एक तालाब का, जिसका नाम क्या था, गढ़सीसर। ये बात समझ गए होंगे कि गढ़सीसर नाम का तालाब जो है किसने बनवाया, तो राजा गढ़सी ने बनवाया। ये कहाँ के रहने वाले थे, जैसलमेर के थे। गढ़सीसर कहाँ है आपका, जैसलमेर में है। ये तालाब है एक, ये बात समझ लेंगे, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बात करें, ये देखिए इससे क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन आपके रखे हुए मिलेंगे, ध्यान से इस वीडियो को समझ लेना है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है, आप मृत सागर लगाएंगे। लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है, तो मृत सागर है, और 1 लीटर में 300 ग्राम लगभग नमक आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे। बात करें देखिए अगले पॉइंट की, सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। साथियों एज इट इज़ आपको पॉइंट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन में। तो क्वेश्चन आ जाए कि मलेरिया की दवाई जो है वो किस चीज़ से बनाई जाती है, तो आप बताएंगे सिनकोना पेड़ की छाल से, ठीक है। क्या है, सिनकोना पेड़ की छाल से क्या है, मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। अब बनाई कैसे कैसे जाएगी, देखिए पहले तो लोग क्या है, छाल को उबाल कर ही इस्तेमाल करते थे। पहले लोग जो क्या थे, छाल को उबाल कर ही इस्तेमाल करते थे, ठीक है। मलेरिया में इसका क्या है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बात समझिए, दोबारा मैं दिखा दूं, सिनकोना वृक्ष की छाल को मलेरिया की दवाई में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब बात करें देखिए एनीमिया, रोग से संबंधित हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एनीमिया, यह रोग किससे होता है आपका, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है, ठीक। क्वेश्चन आ जाए एनीमिया रोग जो है किसकी कमी से होता है, तो आप बताएंगे हीमोग्लोबिन। अगर उसमें हीमोग्लोबिन ना देकर क्या आयरन दे रखेगा, तब भी आपको लगा देना है कि एनीमिया रोग किस चीज़ से होता है, आपकी हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। अब इस चीज़ को क्या है जो है दूर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, इनमें देखिए क्या, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनका जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए एनीमिया रोग जो है किस किस चीज़ से दूर किया जा सकता है, तो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। और किस चीज़ की कमी से होता है, हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी से होता है। इस चीज़ को दूर किससे किया जाएगा, आंवला, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियों द्वारा, ठीक है। बात करूं देखिए पॉइंट की अगले की कि रोनाल्डो रोज ने बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, यह भारतीय मूल के थे, ठीक है। रोनाल्डो रोज ने क्या है, मच्छर के पेट में मतलब उसको देखा था कि ये जो है मलेरिया जो है किस तरीके से फैला रहा है। उसमें कहा गया है कि एनसीईआरटी में कि मच्छर के पेट में इन्होंने झांका था, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये बात किसने बताई, तो आप बताएंगे रोनाल्डो रोज ने, ठीक है। और ये कहाँ के थे आपके, यह भारतीय मूल के थे, ठीक है, भारत के थे। बात समझ गए होंगे। अब और पॉइंट समझें, मिजोरम में मीजो भाषा बोली जाती है, ठीक है। मिजोरम में क्वेश्चन आ जाए, मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप बताएंगे मीजो भाषा बोली जाती है। और पहाड़ से उतरने को पर्वतारोही रैपलिंग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए पहाड़ से उतरने को पर्वतारोही क्या कहते हैं, तो रैपलिंग बताएंगे, क्या बताएंगे, रैपलिंग कहते हैं, ठीक है। अब बात करें देखिए अगले पॉइंट की कि बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने क्या करा था, माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ी थी, ठीक है। क्वेश्चन इनसे आता है, कर्णम मल्लेश्वरी से आता है, बछेंद्री पाल से आता है। तो बछेंद्री पाल कौन थी, आपकी भारत की पहली महिला थी जो कि क्या करी थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और संसार की 5वीं महिला थी, ठीक है। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं करा रहा हूँ ध्यान से समझते चलेंगे। और इसके अलावा भी मैंने जो है लगभग 5-6 पार्ट करा रखे हैं एनसीईआरटी को अलग अलग, तो उसमें जाकर आप जो देख सकते हैं, ठीक है। तो बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और संसार की 5वीं महिला थी, ठीक है। बछेंद्री पाल गढ़वाल नाकुरी गांव में रहने वाली हैं, ठीक है।
बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली हैं? गढ़वाल नागुरी गांव की रहने वाली हैं। क्वेश्चन देखिए स्थान से भी आया था, मैंने बताया आपको। तो गढ़वाल नागुरी गांव है, वहाँ की ये रहने वाली है बछेंद्री पाल। ठीक, तो बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को दिन के 1:07 पर 8900 मतलब 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर, जो कि देखिए कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो नेपाल बॉर्डर पर बताएंगे। कभी भारत भी आ जाता है इसमें तो बता देंगे। ठीक है, नेपाल में, और अगर नेपाल न दे रखो, भारत दे रखो हो तो भारत लगा देंगे। ठीक है, नेपाल और भारत जो सीमा है वहाँ पर जो है आपको माउंट एवरेस्ट है। तो भारत में भी कभी कभी बता देते हैं और कभी कभी नेपाल में बता देते हैं। K2 भी पूछ ले तो K2 भारत में बताएंगे, और पाकिस्तान में भी आधा आधा इसमें जो है माना जाता है। K2 समझ में आ गई, माउंट एवरेस्ट समझ में आ गई। और ये देखिए नेपाली नाम सागर माथा नाम से, देखिए माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कह दिया जाएगा। ठीक है, बात समझिए। देखिए बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको क्या बोलेंगे? सागर माथा बोलेंगे। ये नेपाली नाम है सागर माथा। ठीक है, बात समझ गए। तो इन्होंने इस पे क्या करा था? कदम रखा था। ठीक है, बात समझ गए। सागर माथा नाम से भी क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको सही लगाना है। ठीक है, इस सागर माथा कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। गोलकोंडा के किले में सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए गोलकोंडा के किले में सन 1518 से 1687 तक यहाँ क्या करा था? किन्होंने शासन किया था? कुतुब शाही सुल्तानों ने क्या करा था? यहाँ पर शासन किया था एक के बाद एक। ठीक है, चलिए बात करूँ, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड वाई लिसेक अस्मर लॉन्गमैन। ये किताब, इस किताब में बताया गया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। ठीक है, बात समझ गए होंगे, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर हम ज़्यादा चर्चा करते हुए चल रहे हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। वे चांद पर कौन से सन में उतरे? आपके देखिए बताइए कौन से सन में गए थे? 1969 में। क्या है? 1969 पर गए थे। ठीक है, मुंबई से दिल्ली कितने किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर। ये सारा कुछ NCERT बुक से लिया गया है। बिल्कुल निश्चिंत होकर ध्यानपूर्वक समझेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। गारंटी 15 नंबर, 15 नहीं तो 14 नंबर आपके बिल्कुल होने वाले हैं। ठीक है, लेह लद्दाख में घर की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती। क्वेश्चन आता है छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती तथा छत बनाने के लिए पेड़ के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है? कहाँ स्थित है? तो लेह लद्दाख बताएंगे, लेह लद्दाख बताएंगे। ठीक है, बात करेंगे देखिए पश्मीना शॉल की, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल पश्मीना शॉल का सारा कुछ बता देते हैं कि पश्मीना शॉल जो होती है 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि एक पश्मीना शॉल बनाने के लिए मतलब एक पश्मीना शॉल में कितने स्वेटरों में बराबर गर्मी होती है? तो 6 स्वेटरों में बराबर गर्मी होती है। ठीक है, यह एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल के बालों से बनती है पश्मीना शॉल, और जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यह एक पश्मीना शॉल बनाने में 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, समझ गए। एक नॉर्मल कुछ भी बनाएंगे तो उसमें कम घंटे लगेंगे, लेकिन पश्मीना शॉल बनाने में 250 घंटे लगते हैं, और इसमें गर्मी लगभग 6 स्वेटरों के बराबर होती है। और ये एक खास नस्ल की जो होती है बकरी होती है, जो पहाड़ों पर पाई जाती है, उसके बालों से बनती है, और ये लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। जो बकरी बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ बकरी भेड़ भी दे रखेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो जो 5000 मीटर ऊंची क्या है पहाड़ी पर रहती हैं,
उनके बालों से पश्मीना शॉल बनाई जाती है और लगभग 600 मीटर बराबर इसमें गर्मी होती है और 250 घंटों में ये बनती है। ठीक है, चलिए। जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों से, पत्तों से, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से। ठीक है, जमीन, क्वेश्चन आ जाए जमीन उपजाऊ कैसे बनती है, तो बताएंगे कि जड़ों से, पत्तों से, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से। ठीक है, जमीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, क्वेश्चन आपका आ जाता है। केंचुए जमीन में, देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं, केंचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है और उर्वर मतलब उसमें क्या है, बुरबुरापन आ जाता है, मतलब ठीक है, उससे क्या है कि वो हवा के जो है उसमें आकर क्या है, उसमें जो है उपजाऊपन ज़्यादा आ जाने लगता है। ठीक है, केंचुए जब ज़मीन में छेद कर लेते हैं उससे क्या है, ज़मीन का है बुरबुरी कह सकते हैं आप, इस तरीके मतलब खेती के लायक हो जाती है, इसलिए क्या है उसमें केंचुए जो है छोड़े जाते हैं। ठीक है, झूम खेती से क्वेश्चन आता है। ये देखिए छेद ये वाला जरूर आता है। ठीक है, ज़मीन में छेद बना लेते हैं, किस लिए बनाते हैं, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए। केंचुए ज़मीन में छेद किस लिए बनाते हैं, ज़मीन को मतलब उपजाऊ बनाने के लिए। ठीक है, झूम खेती से क्वेश्चन आता है। झूम खेती, तो ये एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है और उस पर जो है खेती नहीं करते। ठीक है, और क्या करते हैं कि इस खाली जगह को जो क्या होता है, जो बांस या अन्य पौधे उग जाते हैं उनको उखाड़ते नहीं हैं, गिराकर जला देते हैं, यह राख खाद का काम करती है। ठीक है, झूम खेती जो इसलिए होती है, देखिए कि एक जगह पर जो है खेती करी जाती है एक बार ही साल, मतलब जो है एक बार करी जाती है, उसके बाद लगभग इसे जो है कुछ समय के लिए जो है छोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उस पर जो घास, बांस के पेड़ या कोई भी अन्य पौधे जो है आ जाते हैं तो उनको ऐसे ही रहने देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, जला देते हैं, जिससे वो राख होती है वो खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो झूम खेती समझ में आ गई। अब बात करें देखिए चराव नाच। ठीक है, चराव नाच से आता है, चराव नाच कहाँ पर है आपका, मिजोरम में होता है। चराव नाच आपका कहाँ होता है, मिजोरम में होता है, वो भी किस अवसर पर, फसल कटने पर। ठीक है, तो बता देंगे, क्वेश्चन आता है उसमें चराव नाच कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है या कहाँ पर किया जाता है, तो मिजोरम में कहा जाता है। किस उपलक्ष्य में कराया जाता है, फसल कटने पर किया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म कहाँ पर हुआ था, कितने सन में हुआ था, 1882 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ध्यान से समझेंगे। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1882 में हुआ था। अब इन्होंने खोज क्या की थी, मैं इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। ग्रेगोर मेंडल ने खोज की मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। ठीक है, इन्होंने खोज करी थी किसमें, मटर के पौधे पर। इन्होंने कहा था कि इसमें जो गुण पाए जाते हैं, इसमें जो होते हैं वो जोड़ी में आते हैं। ठीक है, जैसे एक बीज का चिकनापन या खुरदरा होना, पीला या हरा होना। ठीक है, मतलब दो गुण पाए जाएंगे उसमें, या तो चिपकना होता है या खुरदरा होगा या पीला होगा या हरा होगा। ठीक है, इन्होंने जो बताया है, देखो क्वेश्चन इतना आएगा साथियों कि ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर खोज की, तो मटर के पौधे पर, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करी थी कि उस पर जो है पीलापन, चिकनापन, हरापन कैसे कैसे आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, पोलियो जीवाणु से फैलने वाला रोग है, तो ये जन्मजात नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि पोलियो जो रोग है वो जन्मजात होता है, तो जन्मजात नहीं होता ये। ठीक है, ये पोलियो किससे फैलने वाला रोग है, आपका जीवाणु से फैलने वाला रोग है। क्वेश्चन आता है कि पोलियो किससे फैलता है, तो जीवाणुओं से फैलता है। ठीक है, यह जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। तो बिल्कुल साथियों आपके सारा कुछ समझ में आ गया होगा, सारे जितने मैंने पॉइंट कराए हैं आपके समझ में आ गए होंगे। तो बिल्कुल एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे साथियों, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे साथियों, क्योंकि ये सारा कुछ मेहनत आपके लिए किया गया, आपके सीटेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर किया गया है कि आप जो है सीटेट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर आपने ये पूरी कंप्लीट वीडियो देख ली, अगर थोड़ा सा कहीं पर आपको डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।
शायद मैं उसको जो है अगली वीडियो में ला सकूं, ठीक है। तो जितने साथी चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या है इस चैनल पर कोई भी सीटेट संबंधित या किसी भी अन्य शिक्षक भर्ती संबंधित वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा, ठीक है। बिल्कुल सीटेट की तैयारी पूरी कराई जाएगी, बिल्कुल कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम तक इतना आपको मजबूत कर दिया जाएगा कि एग्ज़ाम में आप जो है बिल्कुल जो है अच्छा स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे गुरुकुल इंडिया के साथ, जोड़ते रहिए अपने साथियों को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।